गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजीज़ अहमद हयात है। मैं एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी का प्रैक्टिस करता हूँ नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में। चूँकि एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है COP26 यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो G20 कंट्रीज़ हैं उनकी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की मिटिगेशन, उसके जो पर्पसेस हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको डिटरमिन करना और उसको कैसे रिड्यूस करना, इसको कैसे मिटिगेट करना है, क्या सॉल्यूशंस है, इसको कैसे फाइनेंस करना है, उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है जो 31 अक्टूबर से शुरू है और 12 नवंबर तक जारी रहेगा। बेहतर समझा मैंने कि आज इसके ऊपर एक इसका ओवरव्यू पेश करूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि शायद टेलीविज़न या इसको फॉलो नहीं करते हों, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि उनके लिए मैं ये एक प्रेजेंटेशन से उनको थोड़ी सी इसकी आगाही दूं। बंदे रहिए। सवाल ये होता है कि ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन आता कहाँ से, कौन इसके जिम्मेदार हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो G20 कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना लीड कर रहा है। जो इन्वायरमेंट में जो CO2 एमिशन कर रहा है वो सबसे ज़्यादा जो है ना चाइना की है, तकरीबन 30% है। इसी तरह से उसके बाद 13%, 14% जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। फिर उसके बाद तकरीबन 7-8% जो है ना इंडिया इसके ऊपर ये जो है ना ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्लाइमेट में एमिट कर रहा है, फेंक रहा है। इस चार्ट के अंदर आपको पाकिस्तान कहीं भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के एमिशन 1% से भी कम है, कोई 0.7879% है। हैरत की और इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात यह है कि चाइना और रशिया ने तो इनकार किया उस कॉन्फ्रेंस में इसको अटेंड करने से, और इंडिया ने कहा कि मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, जो आपके जो आउटकम्स होंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो एक्शन प्लान होगा उस पर अमल नहीं करूंगा। जो सबसे ज़्यादा एमिट करते हैं वो सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो दुनिया को सोचना चाहिए कि भाई इनको इस जो कैसे ज़िम्मेदार बनाया जाए, क्योंकि हमारी बर्बादी का जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो 25% से भी कम एमिट करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी, उनका जो है ना ये बर्बादी के जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उनको उनकी जो अमलाक का नुकसान हो रहा है, जानों का नुकसान हो रहा है, उनकी ज़िम्मेदार यही कंट्रीज़ हैं। जैसा मैंने कहा कि जो 3 बड़े कंट्रीज़ हैं, जैसा कि चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और इंडिया है, ये तकरीबन 50% से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा जो है ना ये कार्बन एमिशन फ़ज़ा में छोड़ते हैं। अब देखते हैं कि चाइना जैसा फॉर एग्जांपल 30%, 30.34% का रिस्पॉन्सिबल है CO2 एमिशन का, वो तकरीबन 11.6 बिलियन टन्स ये आलूदगी जो है हवा में छोड़ता है, जिसकी जो है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो शेयर है वो तकरीबन 526.6 बिलियन US डॉलर्स है, और ये जो पॉपुलेशन है उसकी तकरीबन 142 करोड़ की पॉपुलेशन है। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो 13.43% यानी तकरीबन 13.5% कार्बन एमिशन का ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, जो हर साल 5.107 261 तकरीबन 5.1 बिलियन टन जो है ना CO2 एमिट करता है, फ़ज़ा में छोड़ता है। और तीसरे नंबर पे जैसा मैंने कहा कि इंडिया है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत जिसे हमें कहते हैं, ये तकरीबन 7% पोल्यूशन का जिम्मेदार है। ये सालाना जो है ना वो 2.6 बिलियन टन जो है फ़ज़ा में आलूदगी छोड़ता है। तो हम एक और एंगल से देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो है, जो कंट्रीज़ जिनमें
के निस्बत से जो यूज़ करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उस निस्बत से कौन सा कंट्री लीड करता है। तो आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो सऊदी अरब है, ये तकरीबन 18 मेट्रिक टन जो हैं पर इनहेबिटेड जो है ना वो ट्रांसमिट करता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स तीसरे नंबर पे है, कोरिया है, रशिया है, और उसके बाद जापान है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन है। ये भी एक एंगल है देखने का, सोचने का कि पर हैबिटेट जो वहाँ की आबादी है पर पर्सन या पर हैबिटेट जो है ना आपकी जो एमिशन हो रही है उसमें कौन सा कंट्री लीड कर रहा है। तो सऊदी अरब डेफिनेटली, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, चाइना, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा जो है वो ये इसमें लीड कर रही है, फर्स्ट 5 कंट्रीज में आ रही हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जो रिसर्चर्स हैं, 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दुनिया के मशहूर ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की तो उनके कुछ आउटकम्स हैं, बड़े इंटरेस्टेड आउटकम्स हैं, जो 10 हैं, लेकिन उनमें से मैं यहाँ पे 3 का जिक्र करूँगा। और वो पहले नंबर पे कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ 67% if we reduce the global CO2 emission from 2 billion to 4 billion tons every year। ये जो 1.5 सेल्सियस का जो टारगेट है इसको ग्लोब की उससे ज़्यादा उसकी हरारत बढ़ने न दिया जाए, उस लिमिट्स में, उस थ्रेशोल्ड में रखने के लिए ये कह रहे हैं कि हर साल 2 बिलियन से जो कि रूटीन में है उसको हम 4 बिलियन तक सेव यानी उसको कम करें, तो ये पॉसिबिलिटी कि किस रेंज में हम चलें। याद रखें कि दुनिया की जो टोटल एमिशन है वो 44 बिलियन टन्स है जो हवा में छोड़ते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, बड़ा इंटरेस्टिंग साइंटिफिक आउटकम है जो कि इस ग्राफ में मेंशन किया गया है। इसके मुताबिक अगर हम 2030 तक प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम 4 बिलियन टन CO2 एमिशन हर साल रिड्यूस करते रहें तो ये प्रोबेबिलिटी है कि हम 67% हम जो है ना इस टेम्परेचर को विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस में रख सकें, ग्लोब के टेम्परेचर को। और इसी तरह से जब ग्रेजुअली ये 3.5 होगा, 3 होगा, 2.5 होगा, फिर 2040 में 50% प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास अगर हम 2 बिलियन जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रिड्यूस करें। ये बढ़ते कम होते होते 2050 तक 33% हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि हम ग्लोब की टेम्परेचर को 1.25 बिलियन अगर कार्बन एमिशन को रिड्यूस करते रहें 2050 तक, 2040 से 50 तक, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास 33% प्रोबेबिलिटी रहती है। एक और रिसर्च सामने आया है, जो साइंसदान हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो ये कहते हैं कि सिर्फ CO2 रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि इसके साथ आपका मैथीन है और दूसरे गैसेस जो हैं नॉन CO2 भी जो हैं इसके रिस्पॉन्सिबल हैं एमिशन के, यानी इसके ग्लोबल वार्मिंग के। तो जितना हम CO2 को कम करेंगे उसी स्पेस से, उसी मकदार में हमें दूसरे जो नॉन CO2 गैसेस हैं जैसा कि मैथीन है, नाइट्रस ऑक्साइड हैं और नॉन CO2 गैसेस हैं, इन सबको हमें उसी तरह से, उसी मकदार में हमें कम करते रहना पड़ेगा अगर हम ये चाहते हैं कि हम 1.5 सेल्सियस जो है ग्लोब का टेम्परेचर मेंटेन रखें, बिलो यानी 1.5 सेल्सियस। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना ये स्लाइड है और बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि 2 तरह के गैसेस हैं। एक तो ग्लोब को गर्म करती हैं, ग्लोब की टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, जिनमें CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मैथीन है। इसी तरह से ट्रोपोस्फेरिक ओजोन गैसेस हैं जिसको हम O3 कहते हैं, और ब्लैक कार्बन है। लेकिन कुछ ऐसे नॉन CO2 गैसेस हैं जैसा सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है,
मिनरल डस्ट है, टोटल क्लाउड्स हैं, या LUC अल्बीडो है, ये जो है ना ग्लोब को कैमोफ्लेज करती हैं, बल्कि ग्लोब को ठंडा रखती हैं। तो ये भी एक रिसर्च सामने आया है, और ये थोड़ा सा ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, ये रिसर्च है, और आगे देखें कि इसमें कितनी डेवलपमेंट होती है। जैसा कि हम टेलीविजन्स पे, अखबारों में, न्यूज़ में हमेशा पढ़ते हैं कि जो मेगा फायर्स हो रही हैं क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, और यकीनन हो रही है, ये भी एक साइन है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का। तो उसमें कौन से एरिया में हो रही है, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मेगा फायर से जो इम्पैक्ट हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा रशिया है, और दूसरे नंबर पे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे USA है, और उसके बाद आपका चौथे नंबर पे ब्राज़ील है, पांचवें नंबर पे कनाडा है, अर्जेंटीना है, फिर उसके बाद टर्की है, ग्रीस फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आता है। तो ये पांच छह कंट्रीज हैं जो कि जिसमें मेगा फायर से काफ़ी जो हेक्टर्स ऑफ लैंड जो है वो ज़ाया हो चुका है, जंगलों को आग लगी है, उनकी आग की वजह से तबाह हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी प्रेजेंटेशन होगी वो उसमें हम COP26 के गोल्स, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, एडॉप्शन जो है ग्लोबल वार्मिंग की क्या एक्शंस और क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट होती हैं उसके लिए, फिर फाइनेंसिंग, कौन सा मुल्क कितना फाइनेंस करेगा इसको, इस इनिशिएटिव्स को, इन गोल्स को अचीव करने के लिए, फिर कोलैबोरेशन कैसे होगी, जो इम्पैक्टेड कंट्रीज, जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, जैसे नॉर्दर्न एरियाज बल्चिस्तान है, हम उससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, कैसे कोलैबोरेट होगा। तो इसके ऊपर मेरी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगी। उस वक्त तक अजीज़ अहमद हयात को टोरंटो कनाडा से इजाज़त दीजिए। अपने दोस्तों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।